हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत में दलहन फसलें और साथ में तिलहन फसलें। समझ गए? ये तिलहन मतलब तेल वाला, जैसे सोयाबीन का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, इसके बारे में देखेंगे। और दलहन जो हो गया दाल हो गया। और खाद्यान्न फसलों का जो जन्म स्थान है, कहाँ से पहली बार इसका ओरिजिन हुआ था, यानी कि शुरुआत हुआ था, उसके बारे में देखेंगे। तिलहन, दलहन फल आदि में कौन सा राज्य आगे है, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन इसका प्रत्येक वर्ष डाटा निकलता है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। और यह क्लास नंबर 42 है और यह भारतीय कृषि का चैप्टर चल रहा है और भारतीय भूगोल का ये चैप्टर है। चलिए देख लेते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जिसमें फल उद्यान विज्ञान होता है, ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो उसके बारे में आपको एक क्लास में बता देंगे, आपका ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ये आपका दलहन फसल हो गया। देखिए कौन कौन है दलहन फसल, इसके बारे में पहले देख लीजिए। देखिए, अरहर, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया, ये सब दलहन फसल के अंतर्गत आता है। आगे तिलहन देखेंगे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहले दलहन के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिए, दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। लेग्यूमिनेसी, ये सब क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, एसएससी में पूछा जा चुका है। दलहन फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें हैं। इसकी विशेषता यह होती है कि इनकी फसलों की जड़ों में जो ग्रंथियाँ पाई जाती है, उस ग्रंथिया का क्या नाम है? राइजोबियम नामक जीवाणु सहजीवन करता है, यानी कि उसके साथ रहता है जड़ों में। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु जो इसके सहजीवन करता है। समझ गए? तो दलहनी फसलों की जो विशेषता है, इसके जो जड़ों में ग्रंथियाँ पाई जाती है, इस ग्रंथि में राइजोबियम नामक जीवाणु इसमें पाया जाता है और यह लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपको। दोनों के सहजीवन का संबंध है, कुछ लेता है और कुछ देता है। समझ गए? चलिए, राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करके मिट्टी को नाइट्रेट में तब्दील कर देता है। समझ गए? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण करके मिट्टी को नाइट्रेट में बदल देता है। इस तरह से नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रेट प्राप्त होता है और इस प्रकार से मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाकर दलहनी फसलों को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। यानी कि देखिए, पहले जो आप धान रोपिएगा, यानी कि धान बोने के बाद उसको काटने के बाद बीच में जो खेत जो खाली रहता है, तो उसके बीच में दलहनी फसल लगाने से क्या होता है? खेत का उर्वरा शक्ति और बढ़ जाता है। समझ गए? धान लगने के बाद जो खरीफ फसल है, वो लगने के बाद क्या होता है कि मिट्टी का उर्वरा शक्ति अंदर सींच लेता है, यानी कि अंदर चला जाता है। तो उसके लिए आपको दलहन पौधा लगाना चाहिए, तब जाके फिर से उसके बाद गेहूँ चाहे सरसों आप बो रहे हैं, तो उसमें फिर से वह उर्वरा शक्ति आ जाता है। समझ गए? इस प्रकार से मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाकर दलहनी फसलों को मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। यही कारण है कि दलहनी पौधों को अलग से यूरिया या नाइट्रेट छिड़कने की ज़रूरत नहीं होती है। उल्टे यह मिट्टी की पोषण क्षमता को बढ़ा देता है। समझ गए? जो खेत में अगर 5 वर्ष से खेती नहीं कर रहे हैं, तो उसमें दलहन फसल लगा दीजिए, तो उसमें उर्वरा शक्ति और बढ़ जाएगा। उसके बाद धान बोइए चाहे गेहूँ बोइए, तो आपका बहुत ज़्यादा वो विकास करेगा। दलहनी फसलों को फसल चक्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, अर्थात देखिए फसल चक्र क्या होता है, देख लेते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि मिट्टी की खोए हुए पोषण जो मान होता है उसको वापस करना, यानी कि खो जाता है। जैसे मैं धान रोपने के बाद देखिएगा, उसके बाद खेत में उसका जो पोषण जो तत्व होता है वो सींच जाता है, यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है। समझ गए? उसको बढ़ाने के लिए दलहन पौधों को लगाना पड़ता है। देखिए, फसल चक्र का इसका उद्देश्य क्या है कि मिट्टी की खोए हुए पोषण मान को वापस करना। समझ गए? यानी कि एक खाद्यान्न फसल लगाने के बाद जैसे ही हम उसे काटते हैं, ठीक है, एक खाद्यान्न फसल लगाने के बाद जैसे हम उसे काटते हैं, तो वह खाद्यान्न फसल मिट्टी के पोषण मान को काफ़ी हद तक खींच लेता है। ठीक है, जिससे मिट्टी की उर्वरता क्षमता घट जाता है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी को पोषण मान प्रदान करने के बीच में दलहन पौधे लगा देना चाहिए। समझ गए? एक फसल हो गया, इसके बीच में एक दलहन फसल लगा देना चाहिए। एक कटने के बाद, ध्यान रहे, कटने के बाद इसमें दलहन लगा दीजिएगा ना, तो आगे जो खेती होगा उसके लिए पोषण तत्व वापस लौट जाता है। तो क्या कहता है? प्राकृतिक रूप से मिट्टी को पोषण मान प्रदान करने के बीच में दलहन फसल लगा देते हैं। यानी एक फसल काटा, दूसरी फसल लगाने के ठीक पहले, यानी कि एक फसल काटा और दूसरी फसल लगाने के ठीक पहले दलहन लगा दीजिए, तो आपका खेत का उर्वरा शक्ति और बढ़ जाएगा। दूसरी फसल लगाने के ठीक पहले इसी बीच की अवधि में
दलहन फसलें उगा ली जाती है। इससे दलहन फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है, साथ ही वह पोषण मान जो खोया रहता है, जो पहले खाद्यान्न द्वारा नष्ट की गई उर्वरता शक्ति फिर से वापस आ जाती है। अब समझ में आया, ताकि अगली खाद्यान्न फसल के लिए मिट्टी में बना रहे। देखिए आपका ये खरीफ फसल पहले रोप दिए, उसका दलहन बीज रोप देना है, उसका रबी तब उसमें रबी जाइएगा। पहले धान रोप दीजिए, इसको कटनी कर लीजिए, सब कार्य करके दलहन रोप दीजिए। दलहन रोप दीजिएगा तो उर्वरा शक्ति खेत का और बढ़ जाएगा। उसका रबी रोप दीजिए, आपका खेत एकदम चमकता रहेगा, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीका होता है खेती करने का। देखिए आगे बढ़ते हैं आप, चलिए और भी है। दलहनी फसलों का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है मध्य प्रदेश राज्य में होता है, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। ये सोने वाला नहीं, सोया प्रदेश, यानी कि सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 है। समझ गए। चलिए भारत का इसे क्या बोलते हैं, भारत का इसे हृदय बोलते हैं मध्य प्रदेश को। समझ गए। मुकुट किसे बोलते हैं, जम्मू कश्मीर को बोलते हैं। हृदय किसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश को बोलते हैं, और सोया प्रदेश इसी का नाम है। फसलवार उत्पादन में राज्यों का स्थान क्या है, तो समग्र जो दलहन होता है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान पहला आता है। दलहन और तिलहन दोनों में आता है। तो देखिए सोयाबीन में प्रथम स्थान आता है मध्य प्रदेश का, और दलहन और तिलहन में प्रथम स्थान दोनों में मध्य प्रदेश का ही आता है। चना में भी मध्य प्रदेश का आता है, क्योंकि यहाँ पर दाल काफ़ी उपजता है। अरहर में महाराष्ट्र आता है, मसूर में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 आता है। ये समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर है, देखिए दलहन फसलों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 40% होता है। समझ गए। दलहन फसलों में सोयाबीन सबसे ज़्यादा 40% होता है, और 2% इसमें तेल होता है। ऐसे प्रोटीन सबसे ज़्यादा मछलियों में पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है सबसे ज़्यादा मछलियों में पाया जाता है। विश्व में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है USA करता है, और ब्राज़ील में होता है। ये भारत में सोयाबीन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। देखिए तो दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का ही होता है। देखिए 4 किस्म जो है, देखिए आशा याद कर लीजिएगा। आशा जो होता है अरहर की लोकप्रिय किस्म होता है, अरहर जो दाल होता है उसका लोकप्रिय किस्म होता है। अपर्णा क्या है, मटर की पत्ती विहीन किस्म है। पत्ती विहीन यानी पत्ती नहीं रहेगा इसमें। समझ गए। सम्राट जो है चना की लोकप्रिय किस्म, सम्राट पूछा जा चुका है एग्जाम में। गरिमा जो कि मसूर की किस्म है। ये 4 याद करके रखिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये। समझे। कृषि से अब जो एग्जाम में ट्रेंड बन चुका है, कृषि हो, ज्योग्राफी हो, मैप हो, वर्ल्ड मैप हो, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए दालों के उत्पादन और उपभोग में भारत दुनिया में प्रथम स्थान है। समझ गए। दाल का उत्पादन बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है भारत में, लेकिन फिर भी आयात करना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आश्चर्य की बात यह है कि इसके बावजूद कृषि आयात में सबसे ज़्यादा दालों का आयात किया जाता है, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। अर्थात देखिए शाकाहारी जनसंख्या को प्रोटीन प्राप्ति का प्रमुख जो साधन है दाल ही होता है। दाल से ही वो प्रोटीन प्राप्त करता है। हमारे शरीर में मसल्स, ऊतक जो होते हैं, उसका निर्माण प्रोटीन से ही होता है। समझ गए। विटामिन हमारे शरीर रचना में वृद्धि नहीं करती, विटामिन केवल हमें बीमारी से बचाती है। विटामिन हमारे शारीरिक क्रिया को तेज कर देती है, लेकिन हमारे मसल्स, ऊतक जो होता है उसका निर्माण प्रोटीन से ही होता है। समझ में आया। प्रोटीन के 2 स्रोत है। 2 स्रोत है, क्या है, तो दूध या पनीर है, और दूसरा है दाल है। इसीलिए हमारे देश में खपत बहुत ज़्यादा दाल की होती है। इसके बावजूद दुनिया में ज़्यादा दाल का उत्पादन भारत में ही होता है, लेकिन आयात भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। इसीलिए इसकी कीमत बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है। समझ गए। दाल के बारे में, दलहन के बारे में इतना फैक्ट बनता है एग्जाम में। चलिए और है इसके बाद भारत में तिलहन के बारे में देख लेते हैं, जिससे तेल निकाला जाता है। दलहन देख लिए, अब तिलहन देख लेते हैं। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन ट्रेंड बन चुका है, पूछा जाता है। पहले कम पूछता था, लेकिन अब पूछ लेता है। अब भारत में तिलहन के बारे में समझ लेते हैं। जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उसे तिलहन कहते हैं। तिलहन की खेती भारत में वहाँ की जाती है जहाँ वर्षा कम होता है, जहाँ भूमि उपजाऊ होता है, यानी उसमें उपजाऊ की क्षमता कम होती है, और वहाँ वर्षा कम होता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में होता है तिलहन। खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है, ना कि दलहन का। समझ गए। पहले खाद्यान्न आता है, उसके बाद किसका आता है, तिलहन, उसके बाद दलहन। तिलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है मध्य प्रदेश में है, चाहे दलहन में हो मध्य प्रदेश है। देखिए सरसों कौन सा फसल है, तो रबी फसल है, जबकि मूंगफली और सोयाबीन खरीफ की फसल है। हमारे देश में तिलहन उत्पादन में सबसे ज़्यादा तिलहन जो होता है उत्पादन, यानी कि हमारे देश में तिलहन उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन सोयाबीन का होता है।
इसके बाद मूंगफली का होता है। मूंगफली यह एक स्वपरागित फसल है, यानी दूसरे फसल के साथ नहीं होता है, सिंगल अकेला वह बुआई किया जाता है इसका। चलिए, सूरजमुखी के तेल में 64% लिनोलिक अम्ल होता है जो कोलेस्ट्रॉल साफ़ करता है, रक्त साफ़ करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है थक्का बनाता है, यानी रक्त को जाम कर देता है, समझ गए, हार्ट में जो रक्त होता है उसको जाम कर देता है, तो बाधा आती है जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि हृदय को पंपिंग करने में बाधा आती है। जो लोग मोटापे से ग्रसित है सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करेंगे, इससे खून साफ हो जाता है, समझ गए, कोलेस्ट्रॉल थक्का उसका एकदम क्लियर आता है, कोलेस्ट्रॉल साफ हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं अब। सरसों के तेल में तीखापन आइसोथायोसाइनेट के कारण तीखापन होता है, समझ गए। सरसों में इरूसिक अम्ल पाया जाता है, इरूसिक, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कुसुम के तेल का इस्तेमाल वाटरप्रूफ कपड़ों के निर्माण में किया जाता है और चमड़े के प्रिजर्वेशन में होता है। कुसुम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र राज्य में होता है। इतना फैक्ट बनता है ये सब तिलहन में। आइए देख लेते हैं आगे, आप समझते हैं। देखिए, तिलहन उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है देखिए, यह तिलहन जो होता है यह रबी और खरीफ दोनों मौसम का फसल है। तिलहन जो होता है अनुपजाऊ एवं कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। कुल जो तिलहन होता है समग्र में मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन प्रथम मध्य प्रदेश में होता है। मूंगफली गुजरात उत्पादन करता है। सरसों में राजस्थान करता है। नारियल में केरल आगे है। कुसुम में महाराष्ट्र है। सूरजमुखी में कर्नाटक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूछता है एग्जाम में अक्सर। देखिए, अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए, पहले यहाँ देख लेते हैं। देखिए, अब देखते हैं खाद्यान्न जो है फसलों का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो धान जो है पहली बार इसका ओरिजिन है, एग्जाम में बनता है इंडो चाइना में। मक्का का पूछेगा तो मध्य अमेरिका में पूछ लेता है। ज्वार का, तो ज्वार का जो ओरिजिन है भारत में है। बाजरा का अफ्रीका में है। गेहूं का मध्य अमेरिका में है। जौ का चीन में है। अरहर का अफ्रीका में है। चलिए आगे देख लेते हैं अब। फसलों का पोषण स्तर क्या है। तो चावल में कितना परसेंट होता है, 6 से 7% होता है। 8% तक चावल में होता है और 76% लगभग कार्बोहाइड्रेट होता है चावल में। गेहूं में 15% प्रोटीन होता है और 65% कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्का में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सब कुछ बना हुआ है, बनता है ये, देखिएगा। सोयाबीन 45% होता है, प्रोटीन इसमें होता है। कभी 40% लिखा रहेगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लगभग रहता है ये। और 20% इसमें तेल होता है। मूंगफली में 30% प्रोटीन होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रमुख फसलें एवं शीर्ष उत्पादक राज्य, ये सब उद्यान विज्ञान में आता है, एक चैप्टर बनता है, इसमें भी समझ लीजिए। मैं आगे आपको बता दूंगा इसके बारे में भी। चलिए, प्रमुख फसलें एवं शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। जैसे मैं हल्दी में पूछेगा शीर्ष 3 राज्य कौन सा है, तो देखिएगा डाटा निकलता है तो कभी तमिलनाडु आगे हो जाएगा, कभी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये सब घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। एग्जाम में ज़्यादातर देखिएगा हल्दी पूछेगा तो अग्रणी राज्य कौन सा है, इसका अगर डाटा नहीं निकला, ज़्यादातर देखिएगा आंध्र प्रदेश में होता है, तो डाटा नहीं निकला तो आंध्र प्रदेश होता है। अगर निकल गया तो कोई बात नहीं है। तो हल्दी जो उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में होता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटक में होता है। एग्जाम में ऐसे ही रहेगा, ऑप्शन देकर रहेगा, 3-4 ऑप्शन। जैसे बड़ा बड़ा एग्जाम दीजिएगा तो एक में देगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, दूसरा में दे देगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ऐसे ही रहेगा। तो आंध्र प्रदेश देखिएगा नंबर 1 कर लीजिएगा। लौंग में तमिलनाडु और केरल होता है, वहाँ पे उत्पादन होता है। अदरक में पूछेगा एग्जाम में तो मेघालय, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। काली मिर्च में पूछेगा तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। पहली बार जो पुर्तगाली आया था तो काली मिर्च ही लेकर यहाँ से गया था अपना यूरोप में, और उसको 60 गुना मुनाफा हुआ था, समझ गए, 60 गुना। यही काली मिर्च है। केसर यहाँ जम्मू कश्मीर में इसका उत्पादन होता है। मिर्च में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। जीरा में राजस्थान, केरल। छोटी इलायची में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये सब डाटा है, काफ़ी VBI है, इसको समझ लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, अपने समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अब। प्रमुख फल एवं शीर्ष उत्पादक राज्य है। देखिए, आम का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है उत्तर प्रदेश में, नारियल का तमिलनाडु में, केला का तमिलनाडु में, अमरूद का महाराष्ट्र में, काजू का महाराष्ट्र में, संतरा का महाराष्ट्र में, क्योंकि संतरा सिटी बोलते हैं, ऑरेंज सिटी किसे बोलते हैं, नागपुर को बोलते हैं। नागपुर विदर्भ प्रदेश में आता है, सूखा क्षेत्र में आता है। मैंने आपको बता दिया है पीछे वाले मानसून चैप्टर में। लीची का उत्पादन बिहार में मुजफ्फरपुर जिला में बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। अखरोट का जम्मू कश्मीर में, नींबू का आंध्र प्रदेश में, सेपोटो का गुजरात में, अनानास का पश्चिम बंगाल में, अनार का महाराष्ट्र में। ये सब अग्रणी राज्य है, समझ गए। आगे देख लीजिए, और भी है।
देखिए, कटहल का असम में, सेब का जम्मू कश्मीर में, पपीता का गुजरात में, आंवला का उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जो है, प्रतापपुर में, वहाँ बहुत ज़्यादा आंवला होता है। अंगूर का महाराष्ट्र में। समझ गए? तो ये सब आपका डाटा है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो आप इसको समझ लीजिएगा, बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, सब के सब आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद उद्यान विज्ञान है, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद क्रांति जो आया था तो उसके बारे में बताकर आपका ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाता है, कृषि से। समझ गए? और उसके बाद जो उद्योग है, धंधा है, कॉटेज है, केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ पे है, कुटीर उद्योग क्या है, उसके बारे में देखेंगे। आपका धीरे धीरे ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको रिवीजन करते रहिए। 42 क्लास ख़त्म हो चुका है, 42 क्लास तक आप रिवीजन करते रहिए। ओके।